लास्ट लेक्चर तक हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई थी। आज के लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 का एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 कैटेनरी से बन जाता है। तो यूनिट 5 के अंदर हम कैटेनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैटेनरी के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो पहले उन बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनकी इक्वेशंस और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले इनकी जो बेसिक टर्म्स हैं उन बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट है हमारी, एक डोरी पूर्णतया लचीली कहलाती है। कोई डोरी है जो पूर्णतया लचीली कब होगी? लचीली कब होगी? जब हम उसे किसी भी एंगल्स के ऊपर मोड़ सके। जितना ज्यादा उसे हम मोड़ सकते हैं उतना ही लचीलापन उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ कह रहा है पूर्णतया, मतलब काफी, बहुत सारा वो लचीली है, इसका मतलब उसे हम कितना ही मोड़ सकते हैं। तो एक डोरी पूर्णतया लचीली कहलाती है यदि यह किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती, मतलब उसे हम किसी भी बिंदु पर मोड़ सकते हैं, तो वो कहलाएगी हमारी पूर्णतया लचीली डोरी। सेकंड है हमारी कैटेनरी। कैटेनरी क्या है? कैटेनरी जब एक समान लचीली डोरी अथवा जंजीर को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं है के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीला लटकाने पर डोरी या जंजीर जो वक्र बनाती है वह कैटेनरी कहलाती है। इसका एक इजी एग्जांपल हम ले तो जो बिजली के पोल्स हैं, बिजली के पोल्स के ऊपर जो हम तार लटकाते हैं, तार लटकाने पर उनके बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो जैसे खंभों के बीच में जो होगी उसमें ज्यादा झोल होगा और खंभों के ऊपर कम होगा। तो ये जो एक सैर बनाती है इसे हम कैटेनरी बोलते हैं। कोई दो बिंदु हैं ऊर्ध्वाधर, उनके बीच में हमने कोई एक लचीली डोरी लटका दी, तो ये जो आकृति बन रही है हमारी, इसे बोलते हैं हम कैटेनरी। इसे क्या बोलेंगे? कैटेनरी बोलते हैं। फिर है हमारी साधारण कैटेनरी। तो मोस्टली हम इस चैप्टर के अंदर साधारण कैटेनरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, वेरिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है साधारण कैटेनरी? जब एक समान लचीली डोरी कैसी है? एक समान है, लचीली है, अथवा जंजीर जो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित नहीं है के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीली लटकाने पर यदि डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो तो डोरी जो वक्र बनाती है वह साधारण या एक समान कैटेनरी कहलाती है। तो यहाँ साधारण कैटेनरी में क्या है? डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो। डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो, मतलब एक ही मोटाई की हो, एक समान होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी हमारी साधारण कैटेनरी है। तो कैटेनरी, बस इसमें ये कंडीशन और हमने ऐड कर दिया तो ये बन गई हमारी साधारण कैटेनरी। अब देखो दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु कैसे? एक तो इन बिंदुओं के बीच भी हम किसी डोरी को लटका सकते हैं। एक तो हम ऐसे दो बिंदु हो, ये दो बिंदु हो गए हमारे पास में, इनके बीच में हमने एक जंजीर या आकृति लटका दी, तो ये कैटेनरी कहलाएगी। दूसरा कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर एक ही न हो, मतलब एक के ऊपर एक बिंदु नहीं होना चाहिए। जैसे ये भी दो बिंदु हैं हमारे पास,
अब इनके बीच में हमने कोई जंजीर लटका दी तो ये तो इस प्रकार की बनेगी खड़ी लाइन। क्या बनेगी? एक खड़ी लाइन बनेगी। ये कैटेनरी नहीं है। कैटेनरी के अंदर हमें दो बिंदु दिखने चाहिए, एक इस प्रकार का एक वक्र बनना चाहिए, उसमें झोल होना चाहिए, दो अलग अलग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के ऊपर होना चाहिए। यहाँ एक ही ऊंचाई अलग अलग है लेकिन ऊर्ध्वाधर एक ही दिशा में है, एक ही सिद्ध में है, तो ये कैटेनरी नहीं होगी, जबकि ये हमारी कैटेनरी होगी। तो कैटेनरी के दो बिंदु होने चाहिए इस प्रकार के, और इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस टाइप से हमारे पास में दो बिंदु हों और फिर ऐसे लटके, तो ये भी हमारी कैटेनरी होगी। ओके, तो ये है हमारे पास में कैटेनरी। साधारण कैटेनरी के बारे में हमने डिस्कस किया। पूर्णतः लचीली डोरी क्या होगी उसके बारे में डिस्कस किया। अब कैटेनरी के अंदर भी कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कहां-कहां ये पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी कैटेनरी की अक्ष। तो कैटेनरी की अक्ष क्या होगी? कैटेनरी के निम्नतम बिंदु C से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कैटेनरी की अक्ष कहलाती है। तो ये हमारी एक कैटेनरी है। ये कैटेनरी का निम्नतम बिंदु है। ये हमने डोरी या जंजीर को A और B सिरे से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है। यहाँ इसका सबसे ज्यादा झोल है, इसे हम C पॉइंट बोल रहे हैं, और इस C पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखा हम Y अक्ष ले रहे हैं, और X अक्ष हमारी यहाँ है जिसे हम इसकी नियता बोलते हैं। नियता से इसके निम्नतम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसे हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैटेनरी का प्राचल कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। इसे हम निम्नतम बिंदु कहते हैं और शीर्ष भी इसे ही बोलते हैं हम कैटेनरी का। तो ये जो है हमारे पास में इस निम्नतम बिंदु से गुजरने वाली ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम बोलते हैं कैटेनरी की अक्ष। क्या बोलेंगे इसे? कैटेनरी की अक्ष। और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसे बोलेंगे हम कैटेनरी का झोल। क्या बोलते हैं? कैटेनरी का झोल। तो फर्स्ट है हमारी कैटेनरी का अक्ष। कैटेनरी का अक्ष हमारा हो गया। सेकंड है हमारा कैटेनरी का प्राचल। प्राचल मतलब स्मॉल c की बात कर रहे हैं हम, तो कैटेनरी में प्रयुक्त c कैटेनरी का प्राचल कहलाता है। थर्ड है हमारे पास में कैटेनरी का शीर्ष। तो शीर्ष हम कैपिटल C को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये y अक्ष के ऊपर है, तो हम जानते हैं y अक्ष के ऊपर x का मान 0 होगा और y का यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? हमारी स्मॉल c। ये कैपिटल C है और ये हमारा स्मॉल c है। तो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु C कैटेनरी का शीर्ष कहलाता है। कैटेनरी की नियता x अक्ष को हम कैटेनरी की नियता बोलते हैं। तो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु C से स्मॉल c गहराई पर, निम्नतम बिंदु C से स्मॉल c गहराई पर क्षैतिज रेखा अर्थात x अक्ष कैटेनरी की क्या कहलाती है? नियता कहलाती है। इसके बाद हम बात करें कैटेनरी का नाभिलंब। कैटेनरी का नाभिलंब, तो ये फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना है कि नाभिलंब है वो हमारा 2c के इक्वल होता है। और ये c क्या है हमारा? ये इसके निम्नतम बिंदु से क्षैतिज के बीच की गहराई। इसका फॉर्मूला होगा हमारा 2t0 अपॉन में w। 2t0 अपॉन में w। अब बात करें ये t0 क्या है? इसके निम्नतम बिंदु के ऊपर तनाव। इसके निम्नतम बिंदु के ऊपर तनाव, इसे बोलेंगे हम t0। बात करें w क्या है? तो ये जो एक समान जंजीर या डोरी है इसके एकांक लंबाई का भार, ओके, वेट फॉर पर यूनिट लेंथ। तो एकांक लंबाई का जो भार है इसका
इसे बोल देंगे हम स्मॉल w। तो इसका जो निम्नतम बिंदु C पर जो तनाव है, तनाव का और W का रेशियो का दुगुना क्या कहलाएगा? इस कैटनरी का नाभिलंब कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी कैटनरी की विस्तृति, स्पान ऑफ द कैटनरी। तो कैटनरी की विस्तृति क्या होगी? यदि कैटनरी के निलंबन बिंदु A तथा B, निलंबन बिंदु क्या कहलाएंगे? वे बिंदु जिन बिंदुओं से जंजीर या डोरी को बांध करके लटकाया हुआ है वो निलंबन बिंदु कहलाते हैं। जैसे यदि हम बिजली के तार की बात करें तो जो पोल्स हैं, खंबे हैं, वो क्या कहलाएंगे? निलंबन बिंदु। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमने तार को क्या किया है? बांधा है और फिर वो लटके हुए हैं। तो यहाँ जो निलंबन बिंदु है वो A और B है, एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हो, एक ही क्षैतिज रेखा पर होने चाहिए। मतलब एक ही ऊंचाई पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ है दूसरा यहाँ है फिर हम इस टाइप से इससे लटका रहे। ये कैसे होने चाहिए? सेम ऊंचाई पर होने चाहिए। तो एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं अर्थात A तथा B की दूरी कैटनरी की विस्तृति कहलाती है। तो जिन बिंदुओं के बीच डोरी या जंजीर लटकी हुई है उनके बीच की दूरी, तो यहाँ A और B के बीच ये जंजीर हमारी लटकी हुई है, तो A और B के बीच की ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? हमारी इस कैटनरी की विस्तृति कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारी कैटनरी का झोल या आनयन। तो इसे हम झोल भी कह देते हैं, आनयन भी कह देते हैं, बट इंग्लिश में इसे हम सैग ही बोलते हैं। तो सैग ऑफ द कैटनरी। तो कैटनरी की विस्तृति AB, और विस्तृति का हमें पता चल गया। तो कैटनरी की विस्तृति AB से शीर्ष C की गहराई को कैटनरी का झोल या आनमन कहते हैं। तो ये हमारे पास में इसका न्यूनतम बिंदु है, इससे इसकी विस्तृति के बीच की जो दूरी है इसे हम झोल या आनमन कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? झोल या आनमन कहते हैं। फिर है हमारे पास में नैज समीकरण। तो नैज समीकरण की हम डेफिनेशंस भी देखेंगे और इसको वेरीफाई भी करेंगे, उसकी इक्वेशंस भी हम लेकर के आएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे। तो क्या है नैज समीकरण? यदि किसी वक्र को किसी स्थिर बिंदु से, यदि किसी वक्र को किसी स्थिर बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक के चाप की लंबाई को S से निरूपित करें, कोई दो बिंदु है उनके बीच की जो चाप की लंबाई है उसे हम S से रिप्रेजेंट करें, किसी एक बिंदु को स्थिर बिंदु बोले तथा वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा एक नियत रेखा से बनने वाले कोण को साई से निरूपित करें, तो S व साई के बीच के संबंध को वक्र का नैज समीकरण कहते हैं। नैज समीकरण कहते हैं। यदि हम ये कोई कर्व ले, यहां से यहां तक का कोई हम कर्व ले, ओके, ये हमने कोई कर्व लिया, ये हमने एक कर्व ले लिया, ये हमने स्थिर बिंदु बोल दिया और यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी। तो ये जो एंगल बने हमारा साई, और यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस को S बोले, तो S और साई में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को बोलेंगे हम नैज समीकरण। क्या बोलेंगे? नैज समीकरण। अब इसके बारे में इसकी क्या डेरिवेशन होगी कैटेनरी के लिए वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है साधारण कैटेनरी का नैज समीकरण ज्ञात करना। तो कोई कैटेनरी कैसी है? साधारण कैटेनरी है, उसका हमें नैज समीकरण निकालना है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे साधारण कैटेनरी का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उस कंडीशन में उस पर क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद हम उसका नैज समीकरण निकालेंगे। तो नैज समीकरण क्या है? S और साई के अंदर जो रिलेशन है वो इसका नैज समीकरण है। तो पहले हम कैटेनरी का डायग्राम बनाते हैं।
तो कैटेनरी के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए y अक्ष और एक चाहिए हमें x एक्सिस। ओके, ये हमारे पास में x एक्सिस आ गई और ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट O और ये हमारी y अक्ष आ गई। अब इस O से स्मॉल c डिस्टेंस के ऊपर हम क्या बनाएंगे, कैटेनरी बनाएंगे। तो इसके दो स्थिर बिंदु हमें चाहिए। तो ये हमारे पास में दो स्थिर बिंदु आ गए इसके, जिन्हें हम एक को A नाम देंगे और सेकंड को हम B नाम दे देंगे और जो इसका निम्नतम बिंदु है उसे हम कैपिटल C नाम दे देंगे और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हम C लेते हैं। ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहां हमारे पास में इससे हमें क्या चाहिए, हमें एक नैज समीकरण चाहिए। तो इसके दो हमें स्थिर बिंदु चाहिए, एक हमने C ले लिया स्थिर बिंदु और एक स्थिर बिंदु इसके ऊपर हमने P मान लिया। इसके ऊपर हमने कोई बिंदु P मान लिया जो इसका स्थिर बिंदु है। अब नए समीकरण के लिए हमें इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी होगी। ये स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ क्या जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम साई बोलेंगे। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, साई एंगल। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब ये जो स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग है, इस B पॉइंट को हमने थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ा दिया। ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब एक तो यहाँ इसके ऊपर तनाव होता है इसके निम्नतम बिंदु पर। यदि हम इधर डायग्राम बना रहे हैं तो इसका तनाव इस डायरेक्शन में होगा और यदि ये P बिंदु हम इसके लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये जो तनाव है इसके राइट साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा तनाव निम्नतम बिंदु पर हम T0 लेते हैं और ये हमारे पास में CP है। P की जो कर्व है, इस कर्व की यदि हम लेंथ स्मॉल s ले, लेंथ हमने स्मॉल s ले लिया और इस डोरी या जंजीर की हमने एकांक लंबाई का भार स्मॉल w ले लिया। ओके, एकांक लंबाई का भार हमने स्मॉल w ले लिया तो इस CP डोरी का भार क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई को w से मल्टीपल कर देंगे तो ws आ जाएगा। ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। इसका मतलब ये जो WS है, ये WS हमारा नीचे की ओर अप्लाई होगा। WS हमारा नीचे की ओर अप्लाई होगा और ये जो तनाव है इसे संतुलन की स्थिति में लाने के लिए इसके ऊपर तनाव या स्ट्रेस अप्लाई होगा। तो इस बिंदु पर तो ये तनाव आ गया, इस P बिंदु पर तनाव, देखो डोरी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ खिंचाव होगा तो इसे संतुलन में बनाने के लिए तनाव को ऊपर की ओर क्रियाशील होना पड़ेगा। तो जो तनाव है वो तनाव कहाँ होगा हमारा, इसके P बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश ऊपर की ओर। तो ये एंगल यदि साई है तो ये एंगल भी हमारा साई होगा। क्यों, क्योंकि ये संगत एंगल है, संगत कोण होंगे, करेस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, साई। ओके, ये हमारा एंगल क्या बनेगा, साई एंगल बन जाएगा। तो यहां हमारे पास में जो एंगल है दोनों ही एंगल्स हमारे साई बनेंगे। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। तो ये B पॉइंट और ये ऐसे इसके ऊपर है, ये कर्व है, इस पर ये स्पर्श रेखा बनाई जा रही है। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, साई एंगल। ओके, B पॉइंट से आगे जो है और ये तनाव हमारा T इस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यदि हम इसके संतुलन की बात करें तो संतुलन के ऊपर इसके ऊपर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फोर्स अप्लाई होंगे। तो यदि ये T इसके साथ है तो ये एंगल कितना होगा हमारा, T cos साई, और ये ऊपर वाला क्या बनेगा हमारा, T sin साई, T sin साई। ये हमारे पास में ऊपर का आ गया, इसके ऊपर तो T sin साई तो आ गया हमारे पास में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और
क्षैतिज आ गया हमारा टी कोस साइन। ओके, ये हमारे पास में इसके फोर्स अप्लाई होंगे। WS है हमारे पास में, T0 हमारे पास में क्षैतिज है ही, तो क्षैतिज ये T0 और T0 की जस्ट अपोजिट T कोस साई है, और ये हमारा ऊपर की ओर T साइन साई और नीचे की ओर हमारा WS है। ये इन्हें संतुलन की स्थिति में रखेंगे, तो ये चार फोर्स इसके ऊपर अप्लाई है, जिससे ये जो हमारी कैटेनरी है, ये कैटेनरी कैसी रहे, संतुलन की स्थिति में रहे। ओके, तो ये डायग्राम बना ले। इसके ऊपर का जो है ये पार्ट, वो ये पार्ट है हमारे पास में, तो ये आप डायग्राम इसके ऊपर बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद में इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे। तो इसमें लिखिए, माना एक ही ऊंचाई पर स्थित, माना एक ही ऊंचाई पर स्थित दो स्थिर बिंदु A तथा B, A तथा B के मध्य डोरी या जंजीर लटकी हुई है, जिसका निम्नतम बिंदु कैपिटल C है, जिसका निम्नतम बिंदु कैपिटल C है। C से स्मॉल s दूरी पर, C से स्मॉल s दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। P पर खींची गई स्पर्श रेखा, P पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। इसी में लिखिए, माना डोरी और इसके ब्रैकेट में जंजीर लिख सकते हैं आप, तो या तो पूरी डेरिवेशन में डोरी लिख ले या पूरी डेरिवेशन में जंजीर लिख ले, या दोनों को आप लिख सकते हैं। तो माना डोरी के एकांक लंबाई का भार, माना डोरी के एकांक लंबाई का भार स्मॉल w है, तब CP डोरी का भार, तब CP डोरी का भार WS होगा, WS होगा। अब यहाँ जो WS है वो इस डोरी के नीचे की ओर अप्लाई होगा, तो ये कहीं पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करेंगे तो भी हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ही ये क्रियाशील होगा हमारे पास में, तो इसे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी नीचे की तरफ होगी। ओके, अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो बिंदु P पर WS भार नीचे की ओर क्रियाशील है। तनाव T बिंदु P पर स्पर्श रेखा के ऊपर की ओर क्रियाशील है, तथा T0 तनाव बिंदु C पर क्षैतिज, और क्षैतिज के साथ इसकी डायरेक्शन भी बता दें आप,
क्षैतिज के साथ इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो ये आप ब्रैकेट में लिख लें। क्षैतिज में क्रियाशील है, में क्रियाशील है। अब लिखे इसमें संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर तो देखो T0 की डायरेक्शन ये है और T cos साई की डायरेक्शन ये है, तो ये क्षैतिज में हो गया हमारे पास में T cos साई इक्वल्स टू T0 इक्वेशन फर्स्ट। और ऊर्ध्वाधर की हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर में देखो इस पॉइंट के ऊपर ये T sin साई हमारा ऊपर है और WS हमारा नीचे है, तो T sin साई इक्वल्स टू WS इक्वेशन सेकंड। हमें tan साई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड दे देंगे। तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा tan साई इक्वल्स टू WS अपॉन में T0। और यहां से S का मान हम निकालें तो S का मान क्या बनेगा, T0 अपॉन में W tan साई। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये जो T0 है, ये T0 तनाव किसके बराबर होता है, तो यहां से यहां तक डोरी की कितनी डिस्टेंस के ऊपर ये झोल है, स्मॉल c है। स्मॉल c को इसके एकांक लंबाई के भार से मल्टीपल कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। ये हमारा T0 का मान होता है। यहां से यहां तक की कितनी ऊंचाई है, उस ऊंचाई को इस डोरी की एकांक लंबाई के भार से मल्टीपल कर देंगे, वो मान हमारा T0 का मान होगा। तो यहां हमारे पास में ऊंचाई कितनी है, तो यहां मान लेंगे हम, माना T0 इक्वल्स टू कितनी ऊंचाई है इसकी C और एकांक लंबाई का भार हमने W मान रखा है, ये हमने 4 दे दिया। अब इस 4 से मान थर्ड में हम रखेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, S इक्वल्स टू CW अपॉन में W tan साई। W से W कैंसिल हो जाएगा, S इक्वल्स टू C tan साई। और ये साधारण कैटेगरी का नैज समीकरण है, इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसे हमें याद रखना है। ये हमारा साधारण कैटेगरी का क्या कहलाएगा, नैज समीकरण, जो S और साई के अंदर क्या है, एक रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारा साधारण कैटेगरी का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन हमें निकालनी है कॉमन कैटेगरी की। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि S इक्वल्स टू C tan साई, अभी हमने प्रूव किया है इसका नैज समीकरण S इक्वल्स टू C tan साई। और हम जानते हैं tan साई क्या है, tan साई एक टेंजेंट है और टेंजेंट का मान हम क्या जानते हैं, dy by dx होता है। एंड tan साई का मान क्या होगा, dy by dx इक्वेशन सेकंड। ये मान हम यहाँ फर्स्ट में रखें तो हमारे पास में S का मान क्या आ गया, C dy by dx। अब यदि हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, ds अपॉन में dx इक्वल्स टू C d2y by dx2 और S का जो मान है हमारे पास में, इस S का मान ds अपॉन में dx है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस dy by dx की पावर 2 इक्वल्स टू C d2y by dx2। ये जो ds के फॉर्मूले होते हैं हमने
फर्स्ट ईयर इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है, ds के जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले होंगे हमारे पास 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 dx, एक होगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन में dy की पावर 2 dy, और एक होता है हमारा अंडर रूट dx अपॉन में dt की पावर 2 dy अपॉन में dt की पावर 2 dt। ओके, तो यहाँ ds अपॉन में dx है, तो ds अपॉन में dx का ये फॉर्मूला होगा। तो ये इन तीन फॉर्मूलों में से हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ds अपॉन में dx का जो मान है वो हमने यहाँ यूज कर लिया। ओके, अब ये हमारे पास में एक इक्वेशंस बन गई। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया लेट dy बाई dx इक्वल्स टू p, इंप्लाइज करके d2 बाई dx2 का मान क्या होगा हमारा dp अपॉन में dx, dp अपॉन में dx। ये मान हम यहाँ अप्लाई करें तो इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, इनको देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये मान हम रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी dp बाई dx, dp बाई dx, और ये हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा dx इक्वल्स टू सी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर dp। और अब इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो इंटीग्रेशंस के अंदर इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में dx का बन जाएगा x, एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे तो प्लस a मान लिया हमने इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ओके, इसका फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। अब यहाँ हमने कंडीशंस दी, इस p का मान हमने रख दिया जो हमारे पास में है, तो ये बनेगा हमारे पास में x प्लस a इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p का मान क्या है हमारा dy बाई dx, dy बाई dx। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ हम ले रहे हैं जब x हमारा 0 है तब dy बाई dx का मान भी हमारा क्या होगा 0, क्योंकि इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखा है यदि हमने x का मान 0 लिया तो ये y होगी, y के ऊपर स्पर्श रेखा इससे कितना एंगल बनाएगी हमारी 0 एंगल पे होगा। उस कंडीशन में tan साई हमारा 0 बनेगा, और यहाँ हमारे पास में dy बाई dx का मान क्या बन जाएगा 0। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, ये हम यहाँ अप्लाई करें तो जब x का मान हम 0 लेंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा a, ये तो 0 बन ही गया, इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 0 का मान क्या होगा 0। तो ये हमारे पास में जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मान आ गया, a का मान हमारा क्या आया 0। तो यहाँ से हमारे पास में जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मान आ गया 0। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है इसका कार्टेशियन में, मतलब y और x में रिलेशन सही है हमें, तो ये मान हम समीकरण 5 में रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बनेगी x इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बाई dx, dy बाई dx। तो यहां से हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये x इसके नीचे आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक हमारा इधर होगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा x अपॉन में c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इधर आएगा तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक, और इस dx को भी हम इधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा ओनली dy। दोनों साइड हम इंटीग्रेशंस करें
तो हमारे पास में dy का बनेगा y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक का हम जानते हैं क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और यहाँ c कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन में आ रहा है तो ये मल्टीपल में हो जाएगा हमारा, और एक कांस्टेंट हमने ऐड कर लिया b। अब यहाँ x में और y में रिलेशन होगा, तो जब x हमारा 0 तब y का मान क्या होगा हमारा स्मॉल c, क्योंकि ये हमारी कैटेनरी और ये हमारी y अक्ष, ये हमारी x अक्ष, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हम गहराई लेते हैं वो c लेते हैं, तो x यदि हमारा 0 है तो y अक्ष पे होगा, लेकिन उस कंडीशन में y का मान क्या होता है हमारा स्मॉल c, तो ये मान हम यहाँ रखेंगे, तो ये बनेगा c इक्वल्स टू c कोस हाइपरबोलिक, x का मान हम 0 ले रहे हैं तो 0 प्लस b इंप्लाइज करके हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ c बचेगा, c से c कट जाएगा, तो b का मान आ गया हमारा 0। ये मान हम यहाँ रखेंगे तो y का मान क्या आ गया, c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और ये आ गया हमारा साधारण कैटेनरी का कार्तीय समीकरण, साधारण कैटेनरी का कार्तीय समीकरण y इक्वल्स टू c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c, तो इसका हमने नैच समीकरण भी वेरीफाई कर लिया और इसका हमने कार्तीय समीकरण भी वेरीफाई कर लिया। यहाँ एक तो हमारे पास में t0 था जो किसी कैटेनरी के निम्नतम बिंदु के ऊपर तनाव को रिप्रेजेंट करता था, t0 का मान t कोस साई या WC। ओके, एक तो ये था हमारे पास में, एक था हमारे पास में t साइन साई का मान, और ये था हमारे पास में WS जहां W एकांक लंबाई का भार था, S जो चाप है या फिर किसी कैटेनरी की लंबाई का मान था, C नियता से कैटेनरी के निम्नतम बिंदु की ऊंचाई का मान था। ये हमारे पास में वैल्यू थी और हमने रिलेशंस लिया था यहाँ पे S इक्वल्स टू C tan साई, और एक कार्तीय रिलेशंस और हमने देखा था y इक्वल्स टू C कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था इनके ये मान। आज के लेक्चर में हम इनमें रिलेशंस देखेंगे एक दूसरे के अंदर कि किसमें क्या रिलेशंस हैं, उसके बाद हम डेरिवेशंस करेंगे। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब हम रिलेशंस लें तो रिलेशन में सबसे पहले हमने x और व साई में संबंध, ओके, इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम एक डायग्राम की हेल्प लें। तो ये हमने एक्सेस ली, ये हमने एक साई एंगल ले लिया, इससे हमने लंब डाल दिया ये 90 का, इससे x पे हमने dx बोल दिया, ये y के है dy बोल दिया, और ये चाप के अकॉर्डिंग हमने ds बोल दिया। तो यहां से यदि हम देखें तो dx अपॉन में ds, x हमारा आधार कर्ण से बन जाएगा हमारा कोस साइन, ऐसे ही हमारे पास में dy अपॉन में ds से बन जाएगा साइन साई, इक्वेशन 6। हमें रिलेशंस किस में चाहिए, x और साई में रिलेशंस चाहिए। तो x और साई के रिलेशंस के लिए हमने क्या किया, एक साइकिल बनाई, हमने लिया dx अपॉन में d साई, इसे हम ds पे करेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास है वैल्यू है, तो इसे लिखा हमने dx अपॉन में ds अपॉन में d साइन इक्वल्स टू
dx अपॉन में ds का मान है हमारे पास में cos साई, और ds अपॉन में d साई, एक बार हमने इसको एज इट इज रहने दिया। अब s और साई में हमारे पास में रिलेशन है, ये रहा इक्वेशन थर्ड। इसका हम साई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा हमारे पास में cos साई, ds अपॉन में d साई बनेगा हमारे पास में c, tan साई का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर साई। ओके, ये हमारे पास है वैल्यू इक्वेशन थर्ड से। cos से एक sec कैंसिल होगा, हमारे पास में एक sec बच जाएगा c sec साई। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में dx एक तरफ और c sec साई d साई हमारा एक तरफ। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा x इक्वल्स टू c sec साई का इंटीग्रेशन होगा log sec साई प्लस tan साई। ये हमारे पास है वैल्यू प्लस एक कांस्टेंट हमने मान लिया c1। अब यहाँ c1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, तो जब x हमारा 0 होगा तब साई हमारा 0। ओके, एंगल है हमारा, तो जब x ही 0 होगा तो साई भी हमारा 0 होगा। अब ये कंडीशन हम यहां रखें तो x का मान हमारा 0 इक्वल्स टू c log sec साई, sec 0 का मान 1 होगा तो log 1, और tan 0 का मान 0 होता है प्लस c इंप्लाइज करके log 1 का मान 0 तो c का मान क्या आ गया हमारा 0। c का मान 0 आ गया, दैट मींस हमारे पास में जो x का जो रिलेशन आया हमारा, वो रिलेशन आ गया हमारा x इक्वल्स टू c log sec साई प्लस tan साई, c log sec साई प्लस tan साई। ओके, एक ये रिलेशंस आया हमारा, याद रखना है इन रिलेशंस को। y का x में रिलेशंस, s का साई में रिलेशन, x का साई में रिलेशन, ऐसे हम y का साई में रिलेशंस निकालेंगे। तो ये जो भी रिलेशंस हमारे आएंगे इन रिलेशंस को हमें याद रखना है। तो ऐसे हम y और साई में रिलेशंस देखें तो ये हमारे यहाँ भी काम में आएंगे। यहाँ dx अपॉन में d साई की जगह हम रख देंगे dy अपॉन में d साई, यहाँ dy बन जाएगा हमारा, और ds अपॉन में जो d साई है dy बाई ds इसका मान रखेंगे हम तो ये बनेगा sin साई, और ds अपॉन में ds हमारा एज इट इज, इसका मान रखेंगे हम ds अपॉन में d साइन, इक्वेशन थर्ड से ये बन जाएगा हमारा, यहाँ हमारा साइन रहेगा और ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा हमारा, एक cos तो इसके नीचे tan बनेगा, एक हमारा sec बन जाएगा, तो c sec साई tan साई, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा dy और यहाँ हमारा बन जाएगा c sec साई tan साई d साई। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी यहाँ से dy का बनेगा y, sec साई tan साई का बन जाएगा हमारा sec साई, तो c sec साई प्लस एक कांस्टेंट c2। तो यहाँ जो कैटेनरी है, कैटेनरी के लिए हम क्या लेते हैं, इस टाइप की हमारे पास में कैटेनरी होती है, ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम स्मॉल c लेते हैं। तो यदि y का मान c है यहाँ तक, तो भी हमारे पास में साई का मान क्या बनेगा 0। तो जब y हमारा c है तब साई का मान हमारा 0। ये कंडीशन हम यहां रखें तो y का मान हमारा c और साई का मान 0, तो sec 0 का मान 1 होगा प्लस c2।
c से c कैंसिल हो जाएगा, c2 का मान आ जाएगा हमारा 0। तो यहां से y में और psi में क्या रिलेशंस आया हमारा, ये बन जाएगा हमारे पास में y इक्वल्स टू c sec psi। ओके, ये रिलेशंस आया हमारा, इन्हें भी हमें याद रखना है। तो x और psi में हमारा रिलेशंस आ गया, y और psi में हमारा रिलेशंस आ गया। अब हम x और s में, y और s में क्या रिलेशंस है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा x व s में संबंध। तो x और s में क्या रिलेशंस है हमारा, वो हम यहां से देखें। तो x हमारे पास में जो कंडीशंस है y की ये रही हमारे पास में, s की हमारे पास में ये कंडीशंस है। तो यहां से जो हमारे पास में है s इक्वल्स टू c tan psi। ओके, ये हमारा रिलेशंस। और यहां हम tan psi का मान निकालें तो tan psi का मान क्या बनेगा हमारा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या बनेगा हमारे पास में, tan psi इक्वल्स टू dy बाई dx। dy बाई dx ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करें तो हमारे पास में यहां से बनेगा s इक्वल्स टू c dy बाई dx, x s इक्वल्स टू c dy बाई dx। और y में और x में हमारे पास में ये रिलेशंस है। तो इक्वेशन 4 से हमारे पास में क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारा c हमारा ये कोस हाइपरबोलिक का होगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, और ये x अपॉन में c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई c। तो 1 बाई c से ये c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू आएगी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c। ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c। ओके, एक तो ये रिलेशंस आ गया। और यहां से यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू बनेगी हमारे पास में, ये इधर आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तो c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ओके, ये c हमारा मल्टीपल में जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आएगा और s अपॉन में c। तो ये हमारे पास में रिलेशंस है। ये आ गया हमारा x और s में रिलेशंस। तो यहाँ s का x में रिलेशन और नेक्स्ट हमारा x का s में जो रिलेशंस हैं वो दोनों हमने यहाँ देख लिए। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। तो x का तो s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन में c एक रिलेशंस, और x इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपॉन में c हमारे पास में रिलेशंस। ऐसे हम y और s में रिलेशंस देखें तो नेक्स्ट हमारा y व s में संबंध। तो y और s में जो हमारा संबंध होगा वो क्या बनेगा हमारा, तो एक तो हमारे पास में s इक्वल है c, s इक्वल टू c tan psi, और एक है हमारे पास में y का ये मान c cos ये है, और एक हमारा ये था। तो यहां से हम ये रिलेशंस लेंगे c sec psi ताकि हमारे पास में रिलेशंस बन सके। अब हमने क्या किया, यहां से इसे लिख सकते हैं s अपॉन में c इक्वल्स टू tan psi, और यहां से इसको लिख सकते हैं हम y अपॉन में c इक्वल्स टू sec psi, और ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi इसका मान 1 होता है, हम जानते हैं। तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपॉन में
सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहां से बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये हमारे पास में नेक्स्ट रिलेशन आ गया जो कि y और s के अंदर रिलेशंस है। ओके, ये रिलेशन है हमारा y और s के अंदर रिलेशंस। तो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा ये y स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम इन सभी में रिलेशंस देखें, x का, साई का, उसका x का, s का और y का। इन तीनों में यदि हम रिलेशंस की बात करें, क्या रिलेशन होगा इन तीनों में, तो नेक्स्ट लेते हैं हम x, y व s में संबंध। क्या रिलेशन होगा इन सभी। तो देखो हमारे पास में जो s है, s का क्या रिलेशन है, c tan psi। y का क्या रिलेशन है, c sec psi। और x का हमारा ये रिलेशन है, x का जो हमारा रिलेशन है ये है x इक्वल्स टू c log sec psi प्लस tan psi। अब यहाँ x की इस वैल्यू में sec psi और tan psi का मान हम यहाँ से रखें तो x का मान बनेगा हमारा c log sec psi का मान बनेगा हमारा y by c और tan psi का बनेगा s by c। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे और हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में x अपॉन में c इक्वल्स टू log y प्लस s अपॉन में c। अब इस log को हटाएं तो एंटी log लेना होगा, तो e की पावर x बाई c इक्वल्स टू y प्लस s अपॉन में c और यहां से रिलेशंस बनेगा y प्लस s इक्वल्स टू c e की पावर x अपॉन में c। ओके, ये हमारे पास में इनका मिक्स का जो रिलेशंस है वो मिक्स के रिलेशंस आ गए। तो यहाँ हमने x का s में रिलेशन, y का s में रिलेशन, x का psi में रिलेशन, y का psi में रिलेशंस, इनके आपस में चार फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पहले से वेरीफाई कर रखे हैं और तीनों के मिक्स में क्या रिलेशन होंगे वो हमने यहाँ वेरीफाई किए। इन रिलेशंस को आपको याद रखने हैं। अब इनके तनाव में, कोटियों में क्या रिलेशंस होगा वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट तीन रिलेशन हमारे तनाव में रिलेशंस हैं, जिनमें फर्स्ट है कैटेनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव नियता से उस बिंदु की ऊंचाई के समानुपाती होता है। ओके, नियता क्या लेते हैं हम, एक्स अक्ष को नियता बोलते हैं। तो कैटेनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव नियता से उस बिंदु की ऊंचाई के समानुपाती होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो नियता से किसी बिंदु की ऊंचाई हम y पे लेते हैं तो इसे स्मॉल y से रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिया कैटेनरी के किसी बिंदु पर तनाव, तो हमने फर्स्ट वाली जो है इसे हम देखें तो हम जानते हैं क्या कि t cos psi इक्वल होता है हमारा T0। तनाव में रिलेशंस में अभी हमने देखा था और T0 का मान हमेशा WC आता है। तो यहां से T को हम एक साइड रखें, cos psi हम इधर रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, T इक्वल्स टू WC sec psi बन जाएगा, cos इधर आके, और C sec psi का मान होता है y। अभी हमने वेरीफाई किए थे इनके रिलेशंस, तो y इक्वल्स टू c sec psi और ये y क्या है, कैटेनरी के किसी बिंदु की नियता से दूरी तो है और यहां से क्या आ गया, t इज प्रोपोर्शनल टू y। ओके, ये हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है कि कैटेनरी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव नियता से उस बिंदु की ऊंचाई के समानुपाती होता है, ये हमारा ये रिलेशंस हमने यहां देख लिया। सेकंड कह रहा है, ये सेकंड में कह रहा है यदि कैटेनरी के किसी बिंदु pxy पर तनाव t तथा निम्नतम बिंदु पर t0 हो तो उनके तनाव के वर्गों का अंतर
डोरी सीपी के भार के वर्ग के बराबर होता है, तो हमने क्या किया, इनके तनाव का अंतर लिया, तो टी स्क्वायर माइनस टी जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ टी है, टी का मान हमें पी एक्स वाई बिंदु पे दिया हुआ है, इसका मतलब कितनी ऊंचाई है इसकी, वाई ऊंचाई है, तो ये बनेगा हमारे पास में डब्ल्यू वाई का स्क्वायर। ओके, पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, वाई, और टी जीरो की ऊंचाई हमारी सी होती है, हम जानते हैं डब्ल्यू सी का स्क्वायर। तो ये डब्ल्यू स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, यहां से बनेगा वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान हम जानते हैं, हमने रिलेशंस में देखा है, ये बनेगा हमारे पास में डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम डब्ल्यू एस का स्क्वायर। और ये जो सीपी है, सीपी का जो भार है, ये सीपी की जो लेंथ है, सीपी लेंथ हमारा कर्व है। ओके, ये हमारा एक कर्व लिया हमने, इसका निम्नतम बिंदु हमने सी ले लिया, एक पॉइंट हमने ये लिया, यहां से यहां ये कर्व है, कर्व की लेंथ हम क्या लेते हैं, एस लेते हैं, ये इसका निम्नतम बिंदु आ गया हमारे पास में, इस बिंदु को हमने पी बिंदु दे दिया एक्स वाई, तो इसकी ऊंचाई तो कितनी है, वाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, सी, और ये हमारे पास में सीपी है, इसकी कर्व की जो लेंथ है वो एस है, और एकांक लंबाई का भार हम डब्ल्यू लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में डब्ल्यू एस क्या बन जाएगा, इस सीपी डोरी का भार। तो सीपी, तो डोरी सीपी का भार का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा रिलेशन सेकंड वेरीफाई हो गया, जहां हमारे पास में जो कंडीशन दी हुई थी उन कंडीशंस की हेल्प से हमने इनको सॉल्व किया और हमारे पास में ये रिलेशंस आ गया। और जो इसमें थर्ड जो रिलेशन देता है हमारा तनाव का, ये रिलेशंस है हमारा कि दो बिंदुओं पर तनाव का अंतर उनकी नियता से ऊंचाई के अंतर के समानुपाती होता है। तो एक तनाव तो हमने मान लिया, दो बिंदु हैं अलग अलग, तो एक तो माना हमने T1, अभी हमने वेरीफाई किया था कि ये जो T1 है, T1 क्या होगा हमारा, दो तनाव का अंतर ले रहे हैं हम, तो इसकी जो नियता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट रिलेशन से हमने देखा है। तो T1 क्या बनेगा, WY1, और T2 क्या बनेगा हमारा, WY2, W एकांक लंबाई का भार। अब ये कह रहा है कि इन तनावों का अंतर ले, तो T2 माइनस T1 यदि हम ले तो हमारे पास में W कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1, तो उनकी नियताओं से ऊंचाइयों के अंतर के समानुपाती आ रहा है, W हटेगा तो प्रोपोर्शनल टू Y2 माइनस Y1 हो जाएगा, और ये हमें यहाँ वेरीफाई करना था। ओके, तो ये हमारे पास में एक तनाव का आ गया कि दो बिंदुओं के बीच जो तनाव है उनके अंतर का मान उनकी कोटियों के अंतर के प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारे पास में आ गया। एक हमारा यहाँ वक्रता त्रिज्या का भी पूछ लेता है रिलेशंस, ये भी हमें याद होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा इसमें, हम जानते हैं रो का मान क्या होता है, ds अपॉन में d साई, ds अपॉन में d साई, और s का मान होता है c tan साई। यहां से आप ds अपॉन में d साई का मान निकालोगे तो क्या बनेगा, c tan का बनेगा sec स्क्वायर साई। ओके, ये आ गया हमारे पास है वक्रता त्रिज्या का मान। तो ये हमारे रिलेशंस थे कुछ कैटेनरी से रिलेटेड, जो रिलेशंस हमने यहाँ वेरीफाई किए हैं। अब इसकी जो डेरिवेशन है क्या होगी वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है हमारी, वो डेरिवेशन दी हुई हमें, यदि एक भारी डोरी दो स्थिर चिकनी खूंटियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं। ओके, एक भारी डोरी है जो दो चिकनी खूंटियों पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, उसे किसी भी गांठ से हम बांध नहीं रहे, केवल उसको दो खूंटियों पे ले जाकर के छोड़ रहे हैं। ओके, लटका दिया हमने स्वतंत्रता पूर्वक।
तथा मध्य का भाग एक कैटेनरी के रूप में है। तो उस डोरी का जो मध्य का जो भाग है वो एक कैटेनरी के रूप में बना रहा है। तो डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी की नियता पर स्थित होंगे। तो जो डोरी के जो स्वतंत्र सिरे हैं, मतलब जो डोरी के लास्ट के जो सिरे हैं वो कैटेनरी की नियता मतलब एक्स अक्ष, इसका मतलब धरातल के ऊपर स्थित होंगे। ये हमें वेरीफाई करना है। अब डोरी कैसी है? भारी है। तो ये मान लिया हमने, एक हमारी ये खोटी है, एक हमारी ये खोटी है बी। हमने क्या किया, इस खोटी से हमने एक कैटेनरी बनाई और यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक है ये। तो इसके ऊपर हमारे पास में कुछ ऐसे इसके लटके हुए हैं, इसके लास्ट के सिरे ऐसे हमारे पास में ये जो है ये भी हमारे पास में इस प्रकार से लटके हुए। ओके, ये हमारे पास में कैटेनरी का ए पॉइंट दे दिया, इसके निम्नतम को हमने सी दे दिया, इस सिरे को हमने बी दे दिया। एक से हमने इसके ऊपर जो लंब है नियता के ऊपर, इसको हमने एल बोल दिया, इसको हमने एम बोल दिया। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हमारे पास में कैटेनरी मिली हमें, एल ए सी बी एम एक डोरी है और ये ए सी बी एक कैटेनरी बना रही है हमारे पास में। तो यहां हमने क्या लिखा, इसे हम वेरीफाई करें तो माना एल ए सी बी एम एक भारी डोरी है। माना एल ए सी बी एम एक भारी डोरी है जिसके एकांक लंबाई का भार स्मॉल w है। यह दो चिकनी खूंटियों ए तथा बी के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटक कर एक कैटेनरी ACB बनाती है जिसका निम्नतम बिंदु C है। ओके, ये हमारे पास में हमने लिख लिया इसके बारे में। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि बिंदु A पर तनाव इक्वल टू W इंटू A की कोटि। ये हम जानते हैं, अभी हमने वेरीफाई किया है कि जो तनाव है किसी बिंदु के ऊपर, वो तनाव उसकी कोटि के प्रोपोर्शनल होता है या उसकी कोटि को W से मल्टीपल कर दे, जो मान आएगा वो उसका तनाव होगा। ओके, तो यहां बिंदु A पर जो तनाव होगा ये तो हम जानते हैं, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब बिंदु A पर जो तनाव होगा, ये चिकनी कोटि है तो इस पर उतना ही तनाव होगा जितना इसके नीचे डोरी लटकी हुई है। तो इक्वल्स टू W इंटू AL, जो इसके नीचे डोरी लटकी हुई है उसका भार। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और यहां जो इसकी कोटि है इक्वल्स टू जो एक हमारे पास में इसकी जो कोटि होगी A की, तो यहां समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारी इक्वल होगी। तो W इंटू A की कोटि
इक्वल्स टू W इंटू ए है, W से W कैंसिल हो जाएगा, ए की कोटि इक्वल्स टू ए है। इसका मतलब ये इसकी कोटि है, इसका मतलब L सिरा इसकी नियता पे है, इंप्लाइज करके L सिरा नियता पर स्थित है, इंप्लाइज करके L सिरा नियता पर स्थित है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि N सिरा, ओके, N सिरा इसकी नियता पर स्थित होगा। ओके, तो ये थी हमारी डेरिवेशन। आज के लेक्चर से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम आपके एग्जाम्पल फर्स्ट से कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि साधारण कैटेनरी के लिए वक्र के कोई बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, ओके, यहाँ हमें किसी बिंदु पर जो वक्रता त्रिज्या है रो, वक्र और नियता के मध्यस्थ अंतःखंडित अभिलंब की लंबाई के तुल्य होता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो नियता है वो नियता क्या होगी हमारे पास में। अभिलंब कह रहा है तो एक डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम इजीली इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ हमने एक कैटेनरी बनाया, ये हमने एक कैटेनरी बना दी। अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साधारण कैटेनरी है, साधारण मतलब सभी जगह एक समान उसकी मोटाई का है, वक्र के कोई बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, तो हमने कोई बिंदु लिया, इस बिंदु को हमने P बोल दिया। इस बिंदु पे हमने क्या किया, एक तो स्पर्श रेखा ड्रॉ की और एक हमने नियता बना दी जो इसकी x अक्ष होगी, एक हमने इसकी नियता देखी। ये इसका निम्नतम बिंदु है तो ये हमारी y अक्ष होगी और ये हमारे पास में x एक्सिस होगी। और ये हमने जो स्पर्श रेखा ड्रॉ की, ये हम जानते हैं कि ये नियता के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है हमारा साइन। ओके, तो हमने कोई बिंदु P लिया, बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y ले लिए और इस बिंदु के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की जो नियता के साथ साई कोण बनाती है। अब क्या कह रहा है ये कि नियता के मध्यस्थ अंतःखंडित अभिलंब, तो ये जो कर्व है हमारा, इस कर्व के ऊपर हमने एक अभिलंब ड्रॉ किया, जो x अक्ष को बिंदु Q पर मिलता है। ये हमने एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया। तो वक्र और नियता के मध्यस्थ अंतःखंडित, तो ये हमारा वक्र है, ये हमारी नियता है, के मध्य अंतःखंडित अभिलंब की लंबाई के तुल्य होगा। तो इसके और इसके बीच का अभिलंब क्या है हमारा, PQ। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है रो बराबर PQ, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए देखो, ये एंगल हमारा साई है, ये 90 का है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस साइन, 90 माइनस साइन। ओके, तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है हमारा 180, हम जानते हैं। उसकी हेल्प से हमने ये जो Q एंगल है इसका मान हमने 90 माइनस साइन निकाल लिया। अब हमने क्या किया, इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले, उसके लिए हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बिंदु P से इसकी नियता के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको नाम दे दिया हमने N। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने N बोल दिया और ये हमारा O है। L बिंदु साई एंगल वाला जिसपे स्पर्श रेखा इसको मिल रही है, ये इसके ऊपर अभिलंब बनाया हमने, यहां से हमने इसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ की
उस लाइन का मान हमारे पास में बिंदु Q पे है। अब यहाँ जो भी इसके टेंसर है, तनाव है, उनको हम रिप्रेजेंट करें। हम जानते हैं कि इसके जो निम्नतम बिंदु है उसके ऊपर तनाव की जो डायरेक्शन है वो ये होगी और इसका मान होगा हमारा T0 और इसके किसी बिंदु के ऊपर जो तनाव है ये डोरी नीचे की तरफ खिंचेगी तो तनाव हमेशा ऊपर की ओर होगा और इसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में इनके जो तनाव है T और T0 का मान आ गया। निम्नतम बिंदु को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्स के ऊपर है तो x का मान 0 और y का मान हम यहां से यहां तक स्मॉल c लेते हैं तो ये होगा हमारा स्मॉल c। ये इसके हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये हमारे पास में एक कैटेनरी बन गई। अब यहाँ जो ये x अक्ष है इसको बोलते हैं हम नियता। क्या बोलते हैं इसे हम? नियता। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा राइट करेंगे और उसके बाद हम इसको इजीली वेरीफाई करेंगे कि रो का मान हमारा PQ के इक्वल है। ओके, तो जैसे ही डायग्राम बन गया उसके बाद में लिखेंगे इसमें। तो एक तो हमने इसके दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमने A बोल दिया, दूसरा पॉइंट हमने B बोल दिया। ये दो पॉइंट हमने ले लिए। ओके, लिखिए इसमें माना ACB, माना ACB एक साधारण कैटेनरी है जिसका निम्नतम बिंदु कैपिटल C और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे 0, स्मॉल c, 0, स्मॉल c तथा वक्र पर कोई बिंदु P जिसके ब्रैकेट लिख देंगे x, y। वक्र का कोई बिंदु P x y है जिस पर स्पर्श रेखा नियता के साथ साई कोण बनाती है। बिंदु P से नियता के ऊपर लंब PM खींचा। ओके, अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा से अभिलंब PQ है। ओके, ये हमारे पास में हमने इन पॉइंट्स को बता दिया। अब यहां हम लेंगे तो हमारे पास में एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं PMQ। तो त्रिभुज PMQ में तो यहां हमारे पास में ये जो PMQ है ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वो साइन देगा। तो साइन ओके, हम एंगल ये ले रहे हैं तो साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में PM अपॉन में PQ। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें PQ का मान चाहिए तो PQ क्या बनेगा हमारे पास में? PQ इक्वल्स टू PM अपॉन में साइन 90 माइनस साई और 90 माइनस साई बनेगा हमारा कोस साई। और यहाँ जो PM है, PM का मतलब ये हमारे पास में y का मान, और y का मान क्या है हमारा? स्मॉल y सेक साई।
इसको देंगे हम इक्वेशन 1। सिंस जो y है, y हम जानते हैं, इसका जो रिलेशन है हमने रिलेशन वेरीफाई किया है, c sec psi होता है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास में जो PQ का जो मान आया, PQ का मान हम y का ये मान रखेंगे तो ये बनेगा c sec स्क्वायर psi, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की हेल्प से हमने PQ का मान निकाला, PQ का मान में y आ रहा है, y का ये मान हम जानते हैं, ये मान हमने यहाँ रखा, तो PQ का फाइनली मान हमारे पास में ये आ गए। अब हमें रो का मान चाहिए, तो रो के लिए हम क्या जानते हैं, सिंस जो हमारे पास में S होता है वो क्या होता है c tan psi, क्योंकि रो का मान क्या होता है ds अपॉन में d psi, वहां से हम रो का मान निकाल लेंगे, तो s और psi में ये रिलेशन होता है, तो यहां से ds अपॉन में d psi इक्वल्स टू ये रो होगा, और रो का मान क्या बन जाएगा c sec स्क्वायर psi, tan psi का डिफरेंशिएशन, इक्वेशन 4। समीकरण 3 और 4 दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 3 व 4 से रो इक्वल्स टू PQ, और ये हमें यहाँ वेरीफाई करना था कि यहाँ जो वक्रता त्रिज्या है वो नियता और वक्र के किसी बिंदु के बीच के अभिलंब के बराबर है, तो इसके बीच का अभिलंब हमारा PQ है, तो रो हमारा क्या आ गया PQ के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड में हमें दिया हुआ है L लंबाई की एक समान जंजीर को A की क्षैतिज रेखा के दो बिंदु A तथा B के मध्य लटकाना है, जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। तो सिद्ध कीजिए कि इसकी जो विस्तृति है AB वो ये होगी L अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 log n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या किया, हमने एक समान ऊंचाई पर दो बिंदु लिए और उनके बीच में हमने एक जंजीर को लटका दिया। ओके, एक को हमने ए बिंदु कह रहा है तो ए बिंदु नाम दे दिया, दूसरे को हमने बी बिंदु नाम दे दिया। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, हमने एक जंजीर को लटका दिया। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके निम्नतम बिंदु के ऊपर एक तो तनाव है और एक इसके सिरों के ऊपर, तो इसके सिरे कौन है, या बी और ए बिंदु। इसके निम्नतम बिंदु के ऊपर हमने तनाव T0 लिया और इसके सिरे के ऊपर जो हमारा तनाव है इस पे स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, और इस सिरे के ऊपर जो तनाव है हमारा वो हम T लेते हैं। अब यहाँ हमें एक कैटेनरी है, इसका निम्नतम बिंदु हमने C ले लिया। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना होगा इसके सिरे के ऊपर तनाव। तो क्या दिया हुआ है हमें दिया है T इक्वल्स टू n T0 इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या कि T0 का जो मान है वो होता है हमारा T cos psi के इक्वल। यहां से T का मान क्या बन जाएगा, ये cos psi इधर आएगा तो T0 sec psi बन जाएगा, और T का मान हम n T0 यहां से रखें तो n T0 इक्वल्स टू T0 sec psi, और यहां से sec psi का मान आ गया हमारे पास में n। ओके, sec psi का मान n आ गया तो tan psi का मान क्या बन जाएगा, tan psi होगा अंडर रूट sec स्क्वायर psi का स्क्वायर माइनस 1 तो n स्क्वायर माइनस 1, ये दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब tan psi और sec psi क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें विस्तृति पूछी गई है और विस्तृति के फॉर्मूले में tan psi भी होगा और sec psi भी होगा। ओके, तो जो विस्तृति है हमारी
विस्तृति ये बनेगी हमारे पास में ए बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2c log sec psi प्लस tan psi। ओके, तो यहाँ sec psi और tan psi के मान तो हमारे पास में आ गए, एक हमें c का मान और चाहिए। अब c का मान निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस की हेल्प से हम c का मान लेंगे। तो t हमारा जो मान है वो हमें दिया हुआ है nt0, t हमें nt0 दिया हुआ है। तो सिंस एक तो जो t होता है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये बनता है ws, और t0 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है wc। ये हम जानते हैं, ये मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से t का मान हमने ws रख दिया इक्वल्स टू t0 का मान हमने wc रख दिया, तो nwc। तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यू आई w से w, यहां इसकी जो हम हाइट ले रहे हैं, हाइट ये कंप्लीट है तो कंप्लीट में हाइट हमारा y होगा। ओके, किसी बिंदु पे लेते हम तो s आता, लेकिन हम यहाँ कंप्लीट इसके सिरे के ऊपर ले रहे हैं और सिरे की हाइट हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, क्योंकि y अक्ष के अकॉर्डिंग हम इसकी हाइट मानेंगे। तो यहाँ wy बन जाएगा हमारे पास में, और यहाँ से y का मान आ जाएगा हमारा, w से w कैंसिल हो जाएगा, y बराबर nc। इक्वेशन 4, ये हमारे पास है y का मान आया, हमें तो मान चाहिए c का। तो एक रिलेशन और हम जानते हैं, क्या एक रिलेशन और है हमारे पास में कि y स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये हमारे पास में रिलेशन। अब यहां से जो हमारे पास में कंडीशंस हैं उन कंडीशंस की हेल्प से y स्क्वायर का मान रख दिया हमने nc स्क्वायर, तो n स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस s का जो मान है हमारे पास में, s का मान यहाँ पे हमें दिया हुआ है l लंबाई की एक समान जंजीर को। तो l लंबाई की एक समान जंजीर है, तो ये यहां से यहां तक l/2 होगा और यहां से यहां तक हमारा l/2 होगा। तो s का मान क्या है हमारे पास में, l/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो l²/4 बनेगा। यहां से c का मान क्या बनेगा, l/2, ये इधर आ गया, कॉमन लेंगे, अंडर रूट, यहां से n² - 1, तो ये आ गया हमारे पास में c का मान। ओके, इधर लेके आएंगे, कॉमन लेंगे, n² - 1 अंडर रूट में आ जाएगा हमारा, l/2 हमारा अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू बनेगी, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास में c का मान भी है, tan psi का मान भी है, sec psi का मान भी है, तो विस्तृति के फॉर्मूले में हम ये सब वैल्यू रख देंगे। तो विस्तृति का फॉर्मूला हमारा है AB इक्वल्स टू ये, तो इसको हम कोई इक्वेशन नंबर डाल देंगे, इसको आप 3rd, इसे 4, 5 और इसे आप 6 नंबर दे दें। तो समीकरण 3 2 भी है हमारे पास में, तो समीकरण 2, 3, 4 के अंदर हमारे पास में वैल्यू नहीं है, 5 में नहीं है, हमें 6 में चाहिए, वह 6 से। तो हमारे पास में जो AB है, AB का मान आएगा 2c, तो 2c का मान है हमारा l/2 अंडर रूट n² - 1, फिर log sec psi है हमारे पास में n प्लस tan psi है हमारा अंडर रूट n² - 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा n में अंडर रूट n² - 1, log बेस ले रखा है तो हम बेस लेंगे e, तो ये हमारे पास है वैल्यू आ गई। यही हमें यहाँ क्या करना था, इसको प्रूव करना था।